कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई हमारी राम राम। तो प्रीतम भाई जी, किसान वाणी कार्यक्रम में आज कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? भाई शुरुआत जो है एक खास बातचीत से करेंगे और साथ ही पशुओं के बारे में भी बाद में बातचीत करेंगे, मनोरंजन भी होगा जी। लेकिन जो पहली हमारी आज की खास बातचीत है भाई, वो एक बातचीत हमने करी है एक किसान भाई के साथ उसके खेत में जाकर जी, और वो है नेट हाउस और पॉली हाउस से संबंधित। उसमें किसान भाइयों को जो मुश्किलें आती हैं और जो उसमें फिर समाधान और संभावनाएं हैं, उन सब के बारे में। तो पहले भाइयों को वही सुनवा दें। हाँ, तो आइए सुने हैं यह बातचीत। किसान भाइयों, आज हम आए हैं गांव उमरी में और आज हम बातचीत करेंगे नेट हाउस और पॉली हाउस पे हमारे किसान मित्र से। किसान भाई, आपका नाम बताइए। प्रीतम जी, मेरा नाम विवेक कौशिक है, मैं गांव उमरी का रहने वाला हूं। हाँ, तो विवेक भाइयों को नमस्कार। हाँ, नमस्कार आपको भी। और इन्होंने बताया कि विवेक जी हैं गांव उमरी से। तो आप नेट हाउस पॉली हाउस कितने एकड़ में कर रहे हैं? सर, मेरे 4 एकड़ का टोटल है, जिसके अंदर 3 नेट हाउस है और 1 पॉली हाउस है। हाँ किसान भाई, नेट हाउस और पॉली हाउस में क्या फ़र्क है, पहले ये भी बताएं। सर, जैसे पॉली हाउस होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट होती है अल्ट्रावायलेट, और नेट वाले पे जैसे आप जाली कह सकते हैं देसी भाषा में उसको जी। 3 वो जाली वाले हैं और 1 प्लास्टिक की शीट वाला अपना। ठीक है, तो ये 4 एकड़ में मेरा प्रोजेक्ट है जी। और कब से आपने ये लगाया हुआ है? मैंने सर शुरुआत करी थी 2015 में। अच्छा, पॉली हाउस के साथ। फिर उसके बाद मैंने अगले साल 3 फाइलें और लगा दी थी। 2017 में मेरे जो थे स्टार्टिंग में 3 नेट हाउस थे, वो भी मतलब चालू हो गए थे। फाइलें लगाने से आपका क्या मतलब है? फाइलें सर, जैसे अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। कहाँ पे? ये अपनी होट नेट के ऊपर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। अच्छा। उसके ऊपर आपको अपनी पूरी डिटेल, किले नंबर, उसके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जी। फिर आपकी सैंक्शन होके आएगी जी। उसके बाद आपको मतलब कंपनी पैनल पे जो कंपनीज हैं उनमें से कोई भी कंपनी छांट के उनसे अपना काम करवाना होता है जी। तो जो भी किसान का जो हिस्सा होता है पेमेंट का, वो आपको जमा करवाना पड़ता है। बाकी इसके अंदर जैसे 65% सरकार की सब्सिडी है। अच्छा, हाँ, वो इसके अंदर ऐसा है कि वो सब्सिडी किसान की जगह वो कंपनी को सरकार देती है जी। किसान का अपनी जेब से 35% पैसा लगता है जी। ये पॉली हाउस और नेट हाउस में दोनों जो अमाउंट है अलग अलग है। किसान भाई, इसमें हमें ये भी बताएं कि कुल कितनी जो है लागत है इसमें शुरू करने में, पर एकड़ के हिसाब से अगर कहें पर एकड़ के हिसाब से अगर आप प्रीतम जी पॉली हाउस की बात करें तो जो किसान का हिस्सा है वो बनता है 11-12 लाख के आसपास, अपनी जेब से लगता है 1 एकड़ का सर जी। बाकी जो 21-22 लाख रुपए है वो जो सरकार है आपके नाम का बनाने वाली कंपनी को दे देती है। अब हम दूसरी बात ये करेंगे कि आमतौर पे जब भी भाई इसको लगाने की सोचते हैं, नेट हाउस का प्रीतम जी मैं आपको रोकूंगा, नेट हाउस का अमाउंट कम है जी। नेट हाउस का ये है थोड़ा सा वो जैसे मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया लगवाए हुए, आजकल 5.5-6.5 लाख रुपए जो किसान का अपनी जेब से लगता है। और आजकल जो नॉर्मली किसान भाई जो है नेट हाउस ज़्यादा लग रहे हैं, पॉली हाउस का इतना ज़्यादा अब नहीं रहा जी, जाली वाले ज़्यादा लग रहे हैं। विवेक जी, दूसरी बात हमें ये बताइए कि जब भी कोई भी किसान अगर ये सोचता है कि मैं नेट हाउस पॉली हाउस से अपना जो है
खेती को आगे बढ़ाऊं तो उसको क्या क्या मुश्किलें इस क्षेत्र में आती हैं और क्या क्या फिर वो समाधान खोज सकता है? इनके आपके जो अनुभव हैं उससे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी प्रीतम जी, मैं अपने अनुभव के आधार पे ही सारी जो मुझे लगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर नेट हाउस वाली ये जो लाइन है जिसको मतलब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, ये मेरे हिसाब से 3M के ऊपर चलती है। मिट्टी जी, आपका मौसम और मार्केट जी। जैसे आपके एरिया की सबसे पहले तो मिट्टी सबकी अलग अलग होती है। जैसे मैं गांव उमरी का रहने वाला हूँ, वहाँ की हमारी मिट्टी की नेचर अलग है जी। आप थोड़ा सा कैथल साइड में चले जाएं, वहाँ की मिट्टी अलग है जी। तो जैसे हमारी मिट्टी गेहूँ, चावल और ये आलू के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, लेकिन खीरे के हिसाब से ये एवरेज है, जिसको हम बहुत अच्छी या बहुत वो नहीं कहेंगे। जो उस साइड की मिट्टी है, कैथल साइड की, ये आपकी साकरा, बनावा, डांड, घोड़, ये मिट्टी खीरे के हिसाब से सोना बरसाती है। अच्छा, वो काफी अच्छी मजबूत बहुत अच्छी है मतलब। लेकिन हम मिट्टी के ऊपर अगर हम धीरे धीरे, कोई भी किसान भाइयों को पता होगा, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। आप धीरे धीरे अपनी मिट्टी की जो है गुणवत्ता को सुधार सकते हो। पहली बात आपने बताई कि मिट्टी पे निर्भर करता है काफी कुछ, और जिसको सुधारा भी जा सकता है धीरे धीरे। और दूसरी जो दिक्कत आपने बताई इसमें मुख्य चीज वो है बाजार, मार्केट। हाँ जी जी। बाजार का भी देखिए, मेरा पर्सनल जो अनुभव अपना वो ये है कि बाजार का भी इतना ज्यादा वो नहीं होता। अगर आपकी मिट्टी आपका साथ दे रही है, अगर पैदावार है खेत में, आपकी उत्पादन हो रहा है, तो जो मार्केट का, जो बाजार का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। अगर एक अच्छी खासी आप पैदावार ले लेते हो तो वो एक अच्छी आपकी औसत जो है आ जाती है। लागत जो है वो एक बड़ा हिस्सा इसमें लगता है, तो क्या वो भी रोकता है कई बार इस जो खेती को करने से किसान को? प्रीतम जी देखिए, मेरे हिसाब से ना, अगर मतलब एक हर इंसान की अपनी निजी सोच है ये जी। अगर आप किसान के उससे देखें नजरिए से, तो ये एक बड़ा मतलब अमाउंट, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, ज्यादा खर्चे वाला जी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा, जैसे मैं देखता हूँ, अगर इसको बिजनेस के उससे देखें तो ये कुछ खास बड़ी बात नहीं है। कोई भी, जितने पैसे में ये काम शुरू हो जाता है, इतने में आप कोई भी आज की तारीख में बिजनेस कर नहीं सकते जी। मतलब 5-7 लाख रुपए में, अगर 5-7 लाख में आप शुरू कर सकते हो, आज की तारीख में आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको वैसे भी एक बिजनेस के नजरिए से लेके चलो ना, उसी हिसाब से इसको टाइम दें, उसी हिसाब से इसके बारे में सोचें, तो ये मेरी अपनी सोच है, वो ज्यादा बेटर है, जो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या किसान भाई बैंक से भी इस पैसे के लिए मदद? इसके अंदर ये होता है, जैसे हमने भी जो भी किसान का अपना हिस्सा होता है, जिसको फार्मर शेयर बोलते हैं जी, उसके लिए आप लोन करवा सकते हो बैंकों से, पीएनबी से और भी तरह किसी भी सरकारी से बैंक आप करवा सकते हो जी। तो ये मुश्किल भी दूर हो सकती है अगर बैंक की मदद लें। बिल्कुल, बैंक की मदद ले तो किसान को फिर लोन उनका आराम से हो जाता है। अच्छा, समय कितना देना पड़ता है विवेक भाई? देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है प्रीतम जी। ये मेरे हिसाब से, अगर मान लो आप ही किसान हो, कल अगर आप ये सोचो कि चल यार, मेरा ये काम भी है, मैं 1 किल्ला ये भी करके देख लेता हूँ, ये आपकी जो नॉर्मल खेती है उससे टोटली अलग है जी। ये एक पूरा टाइम देना पड़ता है आपको, इसी काम के लिए पूरी डेडिकेशन से काम करना पड़ता है। सुबह शाम पूरा संभाल, सुपरविजन का काम है। जैसे बच्चों का ख्याल आप रखते हो, वैसे आपको अपने पौधों का वो रखना पड़ता है कि भाई इसके अंदर किसी कीड़े का असर तो नहीं आ गया, या कोई फंगस की बीमारी तो नहीं आ गई। अगर आप वो मौका चूक गया, आपने लापरवाही कर दी, तो वो फिर आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। जैसे बाहर की खेती में तो आप ये अभी चलो हमने चक्कर मारा, पानी देखा, नक्के नुक्के देखे, चल, इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। सुबह मतलब जो देखने का है सुबह का है, और शाम का जी। दूसरा किसान भाई ये बताएं कि लेबर यानी कि मजदूरों की कितनी जरूरत पड़ती है? देखिए, लेबर इस काम का सबसे जो है, अगर करने का सबसे बड़ा एक वो है, मतलब हिस्सा है जी। तो जैसे जो लेडीज की, जो महिलाओं की लेबर, जैसे आसपास आपके पास 4-5, अगर 1 एकड़ का प्रोजेक्ट हो तो 4-5 आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। 4-5 महिलाएं या पुरुष जो है, पुरुष एक, अगर आप एक पुरुष रखते हैं जो परमानेंट, मतलब हर टाइम के लिए, एक वो चलेगा। बाकी है कि 4 या 5 1 एकड़ में महिलाओं की आपको, उनके बिना कम से कम जरूरत पड़ेगी, उसके बिना नहीं आप कर पाएंगे मतलब जी। और किसान भाई साथ ही जो है भाई, कई बार ये भी सोचते हैं कि कमाई कितनी होगी, तो वो भी एक बार चलते चलते आप बताएं कि कितनी कमाई जो है आमतौर पे औसत आधार पे अगर कहें तो कर सकते हैं भाई? प्रीतम जी देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई ये एक आपका एरिया, मतलब अपने अपने गाँव की, अपने अपने एरिया की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है जी। हमारे यहाँ, मैं अपने अनुभव की अगर बात करूं तो, जैसे अगर अभी जैसे हम लगाने जा रहे हैं खीरा, जो जून के एंड तक या जुलाई के पहले 2 हफ्ते तक चलेगा, तो हमारा टारगेट ये है कि 4-5 लाख रुपए की कम, मतलब 1 एकड़ में से इतनी सेल, इतना जो है हमारी हो जानी चाहिए, जिसमें से आप इतने 1.25 या 2 लाख तक आप इसका
फसल के ऊपर खर्च मान के चलिए जी। मतलब ये लागत हो हाँ, गई। ये औसत ये है कि आप 2-1 लाख रुपया एक फसल में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2-2.5 लाख रुपया 4 या 5 महीने की फसल में मेरे हिसाब से बचना चाहिए, जो मेरे एरिया की मिट्टी है जी। जो दूसरे एरिया की मैंने बात करी वहाँ तो ये जो अलग अलग है, बहुत ज्यादा जा सकती है, बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप ये कह रहे हैं कि एक फसल में 4-5 महीने की फसल में भाई 2-2.5 लाख रुपए आराम से इसमें आराम से कमा सकते जो हैं। मेरा अपना अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये बात जी। दूसरा किसान भाई हमें आखिरी बात ये बताइए कि भाई अगर कहीं इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहें तो क्या वो भी उनको कहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है प्रीतम जी। इसमें सरकार भी आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप जब सैंक्शन करोगे आपको ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ अपना करनाल के पास STI इंस्टीट्यूट है और भी काफ़ी संस्थाएं हैं, आपको वहाँ 6 या 7 दिन की पूरी ट्रेनिंग होती है, बड़ा अच्छा इसे बताया जाता है। लेकिन किसान भाई, किसी भी किसान को असली पता खुद करके लगता है। अगर वो किसी का भी अगर ये करने का योजना बन रही हो, अगर आसपास वो किसी फार्म पे जाके 5-4 महीने उस टच में रह सके तो उस जैसी बात नहीं। तो किसान भाई आपके पास भी आ सकते हैं फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी। हम तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, संपर्क कीजिए कभी भी, कोई ऐसी बात। तो ये थे विवेक कौशिक जी, और विवेक भाई हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीतम जी आपका। तो प्रीतम भाई जी, बहुत अच्छी बातचीत जो प्रगतिशील किसान है विवेक जी उन्होंने दी है, और जरूर जिन भाइयों ने सुनी है वो विचार करेंगे, फायदा उठाएंगे और कोई गलती भी नहीं करेंगे। जी जी। और हमारा इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि जो नई तरीके से खेती किसान भाई करना चाहें, जो पारंपरिक चीज़ों को बदल के बेहतर करना चाहें, उनके लिए हम इस कार्यक्रम में सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जी। तो साथ ही मनोरंजन भी कराए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप मनोरंजन करवाते हैं, उसके बाद करेंगे अगली चर्चा। जी। तो आइए सुने हैं यू लोकगीत। नाम पड़ते जैसे बूंद साढ़ के जड़ में, और जिस दम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, नाम ते आंसू पड़ते बूंद साढ़ के जड़ में, जिस दम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, जिस दम ते माँ काशी के माँ करया गुजारा, घर और बार छूट के, एक दिन माया बाकी थी उन्हें ले गया नाग लूट के, कोई घड़ी में तेरी माँ मर लेगी शरण कूट कूट के, और कद की बातें देख रे बेटा कद माता के गाँव के, कद की बाट देख रे बेटा माता के गाँव के, और मोती पड़ जा तारा टूट के, मोती पड़ जा तारा टूट के, सोया करे थलड़ी में, सदम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, नाम ते आंसू पड़ते बूंद साढ़ के जड़ में, काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, जिस सदम ते माँ काया करे था काशी कह मकरिया गुजारा, दिन आंगलिया गिण के, तेरा पिता भी के जीवेगा,
तेरे मरे की सुन के और नस नस के माँ अजर फैल गया किसा लकड़ हो गया तड़ी के दुनिया तन्ने मारेगी तन बेटा खाली अजन के दुनिया तन्ने मारेगी बेटा खाली अजन के और काल बली ने सुआ बन के काल बली ने सुआ बन के इस चौक मार दी गाड़ी में सदम थे माँ दया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में तेरे नाम दया सू पड़ते साड़ी में सदम थे माँ दया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में दया करे था सांस नहीं माता कह के बोलन का ढंग सौ सौ कोस पर से कोई घड़ी में त्रिमा मर लेगी रोए मैं नहीं सर से तेरा पिता भी काले के घर कर्ज का डंडे भरे से और घर पे चले ये तीन परनी एकली जान डर से घर पे चले तीन परनी एकली जान डर से और उठ बेटा माला डकर से उठ बेटा माला डकर तेरे को डाला ककड़ी में सदम थे माँ दया करता सांस नहीं तेरे धड़े में तेरे नाम ते आंसू पड़ते बूंद सा ढके धड़े में दया करता सांस नहीं तेरे धड़े में और जिस दम ते माँ दया करता सांस नहीं तेरे धड़े जन्म्या कित फूल बखेर कित इसब की निंद्रा सोवे देख कवर तेरे जमण आली अपनी जिंदगानी न खोवे और सपने में भी इतनी पैड़ा न मुद्दी पड़ पड़ टोवे श्री लक्ष्मी चंद सत्य करू गना खूण दाग जगर के दोवे लक्ष्मी चंदी सत्य दाग जगरे के दोवे जस साहूकार मार न रोवे साहूकार मार न रोवे नको लगे कि जड़ी में सदमत मां माया कर था सांस नहीं तेरे धड़े में तेरे नाम आंसू पड़ते बूंद सा ढके जड़ी में सदमत माँ दया करता सांस नहीं तेरे धड़े में तेरे सदमत माँ दया करता अरे भाई ये थे रणवीर सिंह और साथी नन्ना में ते आंसू पड़ते लोकगीत आपने सुना। साथ ही अगली चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले मौसम। और भाई मौसम ये कह रहा है कि अभी आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 29 डिग्री, न्यूनतम 16। कल भी अधिकतम इतना ही रहेगा 29, न्यूनतम जो है थोड़ा सा बढ़ के 18 डिग्री चला जाएगा जी। और जो कल का कार्यक्रम है पुरुषोत्तम भाई, कल तो
हरी चिट्ठी मारे गीत गीत इतवार का दिन है भाई। और भाइयों की पसंद के जो है रागनी लोकगीत सुनवाओगे। साथ ही जो है आज की अगली बातचीत वो आप बताओ क्या लेके आए हो। वो है प्रीतम भाई आज पशुओं में सर्रा रोग जी, इसके किस तरह से इसको पहचानेंगे जी, और किस तरह से इसके निदान इसका करेंगे, उपाय क्या है इसके। कोई भी बीमारी है पुरुषोत्तम भाई, पिछाण पहले बड़ी जरूरी है। ना तो गलत ढाल का इलाज चलता है, चाहे वो पशुओं में हो चाहे मानसा में। और जो आपने बताया कि पहचान, जी जी, वो पहचान पहले बताएं। इसमें प्रीतम भाई एक डांस नाम की मक्खी हुआ है, उसके काटने से ये रोग शुरू हो जाए। वैसे भी सर्रा शब्द है ना, उसका सही अर्थ है लोकल अपनी भाषा में देखा तो सड़ा हुआ। अच्छा, क्योंकि इस बीमारी से पशु धीरे धीरे कमजोर होता चला जावा है जी। यो खून में पाए जाने वाले जो परजीवी हैं उसके द्वारा हुआ है। बहुत खतरनाक बीमारी है। जितने भी अपने पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, घोड़े हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, इन सब में ये सर्रा रोग मिल सका है जी। और इसको जो है ट्रिपोनोसोमा इवांसाई भी कहवे हैं। ये भी कहा इसने जी। तो जो आपने बताया कि डांस नामक मक्खी के काटने से वो फैले है। ये जो मक्खियां हैं किसान भाइयों, बीमार पशुओं से जीवाणु लेके और भाई जो दूसरे हमारे स्वस्थ पशु भी हैं जी, उनमें भी छोड़ते हैं। बिल्कुल। और जो इसका ज़्यादातर जो बीमारी का प्रकोप सितंबर से नवंबर के महीने में देखने में मिला। हाँ, क्योंकि उस टाइम मक्खियाँ भी ज़्यादा होती हैं। साथ ही भाई घोड़े हैं जैसे, उनमें तो घना ही घातक है। ठीक टाइम पे अगर उपचार ना कराया जाए तो 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच उनकी मृत्यु हो जाए। जो भी हमारे प्रभावित इससे सर्रा रोग से पशु होंगे उनमें रुक रुक के बुखार चढ़ेगा। बुखार के दौरान पशुओं के खून में जीवाणु आ जाएंगे और जानवर हमारा कमजोर हो जाएगा। टांगों को भी उनकी कई बार लकवा मार जाए जी। तो ये इसके एक तरह से लक्षण हो गए प्रीतम भाई जी, कि ये पहचान अपने जो पशुपालक भाई हैं उसने करनी है। नहीं हो सका है तो वो डॉक्टर के पास ले जाए सीधे उसको जी। इसी तरह से घोड़ों की बात करें, इसी तरह ऊंटों की बात करें। ऊंटों में कई बार इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और कभी कभी बुखार या सुस्त हो जाए पशु, इस तरह के लक्षण उसमें पाए जाए। और ये तो बात हमने कर लिया कि कोई भी पशु होगा वो धीरे धीरे ना कमजोर होता चला जाएगा जी। और शरीर एक तरह से उसका सिकुड़ना सा, सूजन से वाला आ जाएगा, खुजली होनी शुरू हो जाएगी। कई बार तो ये जो ऊँट हुआ मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं और 1-2 साल में या 3 साल तक कई बार जो है पशु, ये जो ऊँट है वो उसकी मृत्यु भी हो सका है। और भाई ये पाया तो गाय और भैंसों में भी बड़े आम तौर पे जा है खूब, लेकिन उसमें इसका प्रभाव कम हुआ है आमतौर पे जी। पशुओं में इस रोग के जीवाणु रहते हुए भी वो घनी नुकसान इसने नहीं पहुंचा सकते जी। साथ ही जानवर किसी दूसरे रोग से कमज़ोर हो जाए तो भी कई बार भाई सर्रा के लक्षण लगे हैं। बुखार होया, दांतों का किटकिटाना, मुंह ते लार आना, पेट में दर्द होना, वो गाय भैंस के बारे में अगर बात करें तो इसके मुख्य लक्षण हैं, यानी कि बुखार, दांतों का किटकिटाना, मुंह से लार टपकना, पेट में दर्द होना जी। कुत्तों में भी भाई सूजन आवे है। इसमें लक्षण की बात करें, सूजन ज़्यादा हुआ है, गले में दर्द और बोलने में उनकी फ़र्क आ जाए है जी जी। खाज हो जाए, बाल झड़ने लग जाए हैं। ये सर्रा रोग की अलग अलग पशुओं के बारे में पहचान हुए है। तो किस तरह से इसकी जांच कर सकें प्रीतम भाई हम? हाँ, तो पुरुषोत्तम भाई खून की जांच जो है वो इसको हम अगर पक्का हमने सर्रा का उपचार करना है, हाँ, और जांच करनी है कि सर्रा ही है तो खून की जांच है जी। किसी भी जानवर में जब भी इस रोग के लक्षण दिखें तो उसमें से 1 बूंद लेके उसको जो यंत्र है उसमें जांच करी जा जी। यदि पशु में सर्रा हुई तो उसके जीवाणु काफी मात्रा में घूमते हुए उसमें नजर आएंगे जी। लेकिन इस विधि में जो स्रोत है वो जानवर की पहचान करना काफ़ी कठिन है क्योंकि उसके खून में जीवाणु नहीं पाए जाते जी। इन पशुओं में सर्रा की जांच खातर उसके खून को सफ़ेद चूहों या खरगोशों में चढ़ाया जा है जी। तो इसमें तो प्रीतम भाई ये कर सका है कि जिस तरह से हमने लगा है कि हमारे किसी भी पशु में
जो हम पालतू पशु ले रहे हैं, लगा है कि उसमें सर्रा रोग है जी तो उसको डॉक्टर के पास ले जाए। जी डॉक्टर को यदि सही पहचान होगी तो है, लेकिन यदि नहीं है तो वो उसके खून की जांच करवाए। जी खून की जांच से ये सही हो जाएगा कि हमारे जो पशु हैं उसमें सर्रा रोग है, जी फिर उसका उपचार शुरू हो सका है। हाँ तो यदि, क्योंकि ये तो बड़ा भयंकर रोग है भाई, अब बात करेंगे रोकथाम की। जी। हो गया तो देखो जांच होके और दवाई ले सके हैं, लेकिन रोकथाम हो इसके लिए पहली बात तो है भाई मक्खियों की रोकथाम हो। जी जी। कई डाल की दवाइयाँ भी आवे हैं, इनमें सुरामीन है, क्यूनापायरामीन है, जी। ये दवाइयाँ हैं। सुरामीन जो है वो नागानोल, एंट्रीपोल या गिलपोल के नाम से भी बाजार में मिले हैं, बड़ी पुरानी दवाई है। जी जी। और नामों से भी आवे हैं। इनसे इलाज तो है लेकिन शरीर में काफ़ी जलन भी पैदा करे हैं जी, और इसका प्रयोग भी काफ़ी सीमित है जी। इसलिए उपयोग के लिए बचाव जरूरी है। ऐसे वातावरण में जिसमें डांस जाति की मक्खियों को पूरी तरीके से समाप्त करना जरूरी है ताकि इसमें से बचाव हो सके, लेकिन ये असंभव है भाई, मक्खियाँ तो रहेंगी मौसम में। इसलिए रोगी पशु को उपचार के साथ साथ मक्खियों की जो आबादी है उसको नियंत्रण रखें और रोगी पशु को भी कोशिश करें कि अलग रखें। यानी कि डांस वाली जो जाति की मक्खी है उससे जरूर बचाव करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम सर्रा रोग से अपने पशुओं को बचा सका है जी। और प्रीतम भाई देखो अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हाँ। लेवा भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।